तो आज की नई बीमारी जो है वो है ब्रोंकाइटिस। कल हमने बात की थी साइनोसाइटिस पे। आज उसी सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। साइनस की सूजन के आगे ब्रोंकस की सूजन। तो अगर नेजल कैविटी के भीतर कहीं सूजन थी तो साइनोसाइटिस था। नेजल कैविटी के आगे पहुंच गए हम तो ये जो आगे पहुंचना है वो ब्रोंकियल ट्री में ट्रैकिया के बाद, जहां से दो हिस्सों में ब्रोंकस डिवाइड हुआ और फिर इसके कई सारे सब ब्रांचेस डेवलप हुए। तो इन सब ब्रांचेस के भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ठीक। तो जैसा कल हमने चर्चा की थी ब्रोंकाइटिस के बारे में, तो आज हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो एक कंडीशन है जहां पे ब्रोंकियल ट्यूब सूज जाती है, जहां पे ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है, बलगम बनता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जी, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ कि आपके ब्रोंकस में सूजन हो जाना। इस सूजन की वजह से बहुत सारा कफ बनेगा, फ्लेगम बनेगा, म्यूकस बनेगा। उस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश के लिए आप खांसी करेंगे, है ना। तो जब आपको खांसी आए, म्यूकस बने और सांस लेने में तकलीफ हो, तो इस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस समझते हैं। ठीक है। ब्रोंकाइटिस का इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि लंग्स का एक्सरे करके देख लीजिए। इसमें क्या होगा, सांस नली में सूजन दिखाई देगी। तो ब्रोंकाइटिस को डायग्नोज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपने एक सिंपल चेस्ट एक्सरे देखा, उसमें ब्रोंकाइटिस दिख जाता है। या तो फिर अगर आप थोड़े अनुभवी हैं तो आप स्टेथोस्कोप से जो लंग्स की साउंड है वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वीजिंग साउंड्स होती हैं जो ये बताती हैं कि अंदर म्यूकस ज्यादा बन रहा है। तो कभी अगर आप अपने छोटे बच्चों को लेके किसी पेडिट्रिशियन के पास गए हो तो पेडिट्रिशियन ने क्या किया होगा कि उसके पीठ की तरफ स्टेथोस्कोप लगाया और फिर उसने देखा कि बच्चे के चेस्ट में म्यूकस तो नहीं। ये जो म्यूकस के लिए जो साउंड है वो साउंड पहला डायग्नोसिस का तरीका है। दूसरा डायग्नोसिस का सबसे आसान तरीका है कि आप चेस्ट का एक एक्सरे निकाल के देखो, उसमें सांस नलियों में सूजन दिख जाएगी। तो ब्रोंकाइटिस को डायग्नोस करने का बहुत सिंपल तरीका। ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, मतलब ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो ये दो तरह का मोस्टली देखा जाता है। पहली कंडीशन जो है ब्रोंकाइटिस की, पहली कंडीशन में पहली कंडीशन में एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होगा, ये एकदम से होगा। जैसे आप सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से आपको खांसी आना चालू होगा और 2 3 4 दिन में आप बहुत डिफिकल्टी फील करने लगोगे। तो ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। तो अगर कोल्ड का, फ्लू का जो वायरस है ना, जैसे ये कोविड वाला वायरस था, ऐसे बहुत सारे वायरस जो है, जब ये आपके नेजल पैसेज से लंग्स में चले जाते हैं तो ये इस तरह की इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये वायरल कंडीशन से होगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस।
दूसरा जो है वो बैक्टीरियल रीजन से भी हो सकता है, पर ये बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज को हमारा सिस्टम फिगर आउट करके मार देता है। तो बचपन में आपने देखा होगा टीडीपी के टीके लगे होंगे आप लोगों को, है ना? काली खांसी का टीका लगा होगा, तपेदिक का टीका लगा होगा। तो इस वजह से मोस्टली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनके लिए हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स करती है, तो वो चीजें हम प्रिवेंट कर ले जाते हैं। लेकिन वायरस इन्फेक्शन जो है ये इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो ये बहुत जल्दी हमको इफेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इन्फेक्शियस कंडीशन से आएगा। इसमें अगर आपको धुआं बहुत ज्यादा लग गया, पोल्यूशन है, केमिकल कंडीशंस हैं, या बहुत डस्ट मिट्टी धूल, जैसे अभी आप अगर जाओगे देखोगे तो किसान का गेहूं से मतलब गेहूं की फसल को वो पूरा कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है। तो उसमें वो थ्रेशर से जब गेहूं को निकालने का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें बहुत सारा भूसा बनता है, बहुत सारी डस्ट बनती। तो ये सारी डस्ट जो है ये ब्रोंकाइटिस का मेजर कॉज है। या फिर जहाँ पे कोल माइनिंग होती है वहां पे जो डस्ट होती है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल डस्ट है या जो पोल्यूशन का डस्ट है ये भी ब्रोंकाइटिस का बड़ा कारण होता है, क्योंकि ये छोटी मात्रा में धीरे धीरे लंग्स में इकट्ठे हो जाते, बाद में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ये एक तो पोल्यूशन कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक तो वायरल इन्फेक्शन, ये एक्यूट कॉजेज है। अगर क्रॉनिक बात की जाए तो क्रॉनिक का मतलब ही हुआ कोई भी चीज जब पुरानी हो, लॉन्ग टर्म से चली आ रही है। तो ये लॉन्ग टर्म वाली जो ब्रोंकाइटिस है ये यूजली दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है, या फिर जो लोग धनबाद में रहते होंगे, या जो लोग जहाँ पे कोल माइनिंग होती है ना, जो लोग अंबिकापुर में रहते होंगे, या जो लोग अनूपपुर जिले में रहते होंगे, शहडोल जिले में, बंगाल में रहते होंगे जहाँ पे कोल माइनिंग होती है। ना। तो कोल माइनिंग वाली एरिया में अगर आप हो तो वहां पे भी आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर हो तो ये हो सकता है। इसके अलावा एज रिलेटेड लंग्स की वीकनेस जो है ये भी बहुत कॉमन है। तो छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है और बड़े बूढ़ों में भी हो सकता है। तो जो बच्चे थोड़े दुबले पतले हैं, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ऐसे बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर जो ओल्ड एज लोग जो थोड़े दुबले पतले हैं, जिनके पास फैट परसेंटेज कम है, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है, ऐसे लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ओल्ड एज में भी और किड्स वाली एज में भी ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। या फिर अगर किसी को बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उनमें भी ब्रोंकाइटिस डेवलप होने की संभावना ज्यादा हो। तो मानो किसी को बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड एंड कफ का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली निमोनिया हो रहा है, या कोई बहुत ठंडी हवा में स्कूटर चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको अपने लंग्स को मजबूत करना होगा। लंग्स को मजबूत करने के लिए हमने एक चीज समझी थी कि जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपका लंग्स मजबूत होगा। ठीक। तो चेस्ट पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है मैनेजमेंट का। फिर अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली होने के बाद बॉडी में क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है। सो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, है ना, ये जो कि ब्रोंकस की लाइनिंग को डैमेज कर रहे हैं। तो बॉडी क्या करेगी, बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, बहुत सारा कफ निकलेगा, फ्लेगम होगा, और सूजन होगी, जिससे क्या होगा, जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की वो डैमेज होने लगेगी। स्वेलिंग होगी, म्यूकस ज्यादा होने की वजह से एयर सैक जो है आपका वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। मतलब जो एल्वेलाइज है वहां तक अच्छे से हवा नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो जाती है, तो हम जनरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ भाई ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इंसान को बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, क्योंकि बॉडी उस
म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और अगर ये पुरानी कंडीशन है तो इसमें धीरे धीरे डीजेनरेटिव चेंजेस भी आती हैं। मतलब जो लाइनिंग है वो ज्यादा डैमेज हो जाती है, जो वापस रिपेयरेबल मुश्किल है। ठीक, तो क्रॉनिक कंडीशन में मोस्टली क्या होता है कि डीजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रोंका ब्रोंकस का लाइनिंग है ना, अंदर का जिससे म्यूकस बनता है, वो सारा धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। तो लंग्स आपका कमजोर हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस में यूजली जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें खांसी बहुत कॉमन है। तो अगर किसी को बार बार खांसी आ रही है ना, और इसमें बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब फ्लेगम है, प्रोडक्टिव कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, दोनों ही कंडीशन में ब्रोंकाइटिस हो सकता है। क्योंकि जब गले में खांसते खांसते इन्फ्लेमेशन होगा तो कफ बाहर नहीं निकलेगा, ड्राई कफ है। तो जिनको थ्रोट इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है उनको ड्राई कफ है। ये ड्राई कफ इस तरह की होगी। और अगर किसी को प्रोडक्टिव कफ आ रहा है तो क्या होगा, थोड़ा खांसने के बाद खूब सारा बलगम निकलेगा, खूब सारा फ्लेगम निकलेगा। तो जब तक फ्लेगम नहीं निकलेगा तब तक आपको बहुत इरिटेट करेगी खांसी। ये सबसे कॉमन सिम्टम माना जाता है ब्रोंकाइटिस का। ठीक, इसके अलावा चेस्ट में बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, टाइटनेस रहती है, थोड़ा ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ दब सा रहा है, सांस अच्छे से नहीं आ रही है। और वो जो मैंने बताया ना, व्हीजिंग साउंड दिखता है आपको स्टेथोस्कोप से, ये बहुत कॉमन। तो व्हीजिंग साउंड को बेसिकली आप ऐसे साए साए की आवाज होती है, जैसे हवा चलने की आवाज होती है ना, उसी तरह की साउंड आपको आपके लंग्स के भीतर से आती हुई दिखेगी। हाँ। तो जब वो सांस लेते हैं तो आवाज आती है, मोस्टली लोगों में जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनमें सांस लेते हैं आवाज आती है, तो व्हीजिंग साउंड बढ़ता है। सांसें हमेशा छोटी होती है तो उनको मुंह खोल के सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है, या ज्यादा गहरी सांसें लेती है। सांस फूलना जिसको बोलते हैं ना, कि आपको जब बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ऐसी कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है। इसके अलावा फीवर बहुत कॉमन है, लो ग्रेड का। बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, आपका टेम्परेचर 99, 100, 101 ऐसे ही फीवर रहेगा। तो जिस दिन इन्फेक्शन ज्यादा होगा 101 दिख सकता है, जिस दिन इन्फेक्शन कम होगा उस दिन 99 दिख सकता है। तो लो ग्रेड का फीवर बना रहता है। थकान बहुत रहेगी, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बॉडी को बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जो बहुत ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी वो एनर्जी नहीं बनाएगी जैसा एनर्जी इसको बनाना चाहिए। तो अगर हम ब्रोंकाइटिस को आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कफ और वात की प्रॉब्लम है। मतलब जब बॉडी में टॉक्सिन्स काफी सारे इकट्ठा हो गए, और आपकी बॉडी में जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो स्लो हो गई। तो ऐसी कंडीशन में टॉक्सिन्स इकट्ठा होना मतलब कफ कंटेंट का आपका डिस्टर्ब होना, और डाइजेस्टिव फायर स्लो होना मतलब आपका जो मोस्टली पित्त का दोष है वो। तो जब ये डाइजेस्टिव फायर कमजोर होगी तो वात बढ़ेगा बॉडी। तो कफ और वात, ये दो चीजें मिलके क्या बनाती है, ब्रोंकाइटिस। तो जब भी ब्रोंकाइटिस का आयुर्वेदिक डायग्नोसिस समझ लीजिए आप इसको, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें वात नाड़ी कफ नाड़ी के साथ अक्सर देखने को मिलती है। अब यहाँ मैं आपको नाड़ी नहीं बता रहा हूँ, पर आपने सुना होगा कि वैद्य जो है ऐसे पल्स देखते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी नाड़ी तेज चल रही है, उस हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं। तो आजकल नाड़ी देखने के लिए भी एक डिवाइस आ गया है, जिससे आप उंगली रखोगे और बता देगा कि कौन सी नाड़ी डोमिनेटिंग है। तो ब्रोंकाइटिस जो है यूजली लंग्स में एयर पैसेज का ब्लॉकेज है, ये आयुर्वेद भी मानता है, ये मॉडर्न साइंस भी मानता है। दोनों में ही बहुत ज्यादा बलगम इकट्ठा होना ही कारण बताया गया। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाए तो ब्रोंकाइटिस का जो मैनेजमेंट है मोस्टली खाने पीने से ज्यादा। तो ब्रोंकाइटिस में जो सबसे जरूरी चीज है वो है खाने का ध्यान। अगर आप खाने का ध्यान रखोगे तो इन्फेक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए।
तो क्या ध्यान रखेंगे आप खाने पीने का, कि आपको हल्का गर्म और आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए। तो हल्के गर्म खाने का जब भी जिक्र आए, आप समझिएगा फ्रेशली कुक्ड फूड, है ना, जो ताजा खाना खाने की बात कही जाती है, कि आप खाना बनाएं और घंटे भर के भीतर उसको खा लें। तो ताजा खाना घर का बना हुआ और आसानी से पचने योग्य, तो जिसमें बहुत सारा मसाले नहीं होंगे, बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं होगा, कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, ऐसा खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा। इसमें मूंग दाल बहुत आसानी से पचने वाला और अच्छा प्रोटीन ऑप्शन है। तो मूंग दाल, बाजरा, सब्जियां, ये सब चीजें बहुत ऐसे, मतलब अनाज जो है वो बेसिकली यहाँ पे कम अनाज लिखे हैं, लेकिन अनाज को अगर आप समझे तो अनाज जो है ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है कभी भी अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने। तो जब आप अनाज और सब्जियां उबाल के अधपकी अवस्था में खाते हो, या अनाज को साबुत पका के खाते हो, तो ये बहुत कारगर है। साथ साथ अगर आप अदरक वाली चाय ले रहे हो, तुलसी का काढ़ा ले रहे हो, है ना, काली मिर्च जो है वो आप पानी में थोड़ा गर्म करके ले रहे हो, तो ये सब चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। हमेशा गुनगुना पानी पीना, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ठंडा पानी ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बहुत थकने वाला कुछ काम नहीं करना, बहुत परेशान नहीं होना, ठीक से रेस्ट करो। और सांस की एक्सरसाइजेस, जो स्पायरोमीटर वाली एक्सरसाइज एक बार हमने डिस्कस की थी ना, कि आप सांस भरते हो, बॉल्स को ऊपर उठाते हो, कितना लंग्स में हवा भरते हो, तो सांस भरने की चीजें यहाँ बहुत कारगर। यहाँ मैंने प्राणायाम लिखा हुआ है क्योंकि हम योग के स्टूडेंट हैं। पर अगर आप ब्रोंकाइटिस को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज ब्रीदिंग वाली ये बहुत कारगर होती है। इसके अलावा जब धीरे धीरे पेशेंट में सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट दिखने लगे, तो फिर आप उसको पवन मुख सीरीज की ओर ले जा सकते हो, इससे भी काफी राहत होगी। ठीक है। क्या नहीं खाने देना है? ठंडा खाना, बहुत ऑयली, हैवी, जंक, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, है ना, शेक्स, जितने आप ये बर्फ डाल के और बनाते हो, शेक्स बनाते हो या फिर स्मूदीज बनाते हो, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ठीक। स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, डस्ट पोल्यूटेड एयर अच्छा नहीं है। दिन को सोना, क्योंकि जब भी कोई इंसान दिन को सोता है उसकी पाचक अग्नि कमजोर होती है, वात और कफ की वृद्धि होती है। तो दिन को सोना ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और देर रात तक जागना भी अच्छा नहीं है। ठीक। अ, इसके अलावा अगर आप छींक को रोक रहे हो, खांसी को रोक रहे हो, तो ये अंदर आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकते। तो अगर जितनी बार भी छींक आ रही है, आने दीजिए, नेचुरली आपको डिटॉक्स कर रही है। खांसी आ रही है तो डिटॉक्स कर रही है, तो ये चीजें बुरी नहीं है। इसके अलावा भी जो नेचुरल अर्जेस है, लाइक स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, ये सारी चीजें अगर आप ठीक से कर रहे हो, मतलब सिंपली सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस का जो मतलब है वो है बॉडी में टॉक्सिन्स के कलेक्शन को प्रमोट ना कर, जितना हो सके बॉडी को अंदर से साफ करते हो। तो जितनी बार आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है किसी भी प्रोसेस से, उसको प्रमोट करो। ठीक। तो ये आपको इजी रिकवरी में हेल्प करेगा। कल मैंने आपको एक दवाई बताई थी, तो मुझे लगा कि ऐसे तो कोई एक लेना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आज मैं आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ही बता रहा हूँ। तो ये, अगर कोई आपके पास ब्रोंकाइटिस का आता है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से एक प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसमें क्या क्या होगा? शीतोत्पादी चूर्ण 1 से 3 ग्राम। कैसे? शहद के साथ, दिन में 2 बार। ये क्या करेगा? ये खांसी को कम करके मसल्स को ठीक करेगा। ठीक है। तो जब म्यूकस बाहर जाएगा, तो मांसपेशियों की जो टाइटनेस है
वो कम हो जाएगी। तो जो लंग्स में जकड़न अकड़न रहती है ना, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तलसादी चूर्ण जो है, तालिसादी चूर्ण, ये बहुत लोग उपयोग करते हैं रेस्पिरेटरी टॉनिक की तरह। तो ये चूर्ण जो है आपको 1 से 3 ग्राम शहद के साथ दिन में 2 बार, तो ये खांसी को तो मदद करेगा, लेकिन ये एक तरीके से लंग्स का टॉनिक है। ठीक। तो किसी के भी लंग्स कमजोर हैं तो तालिसादी चूर्ण जो है ये बहुत अच्छा उपयोग होता है, तो इसलिए हमने इसको सपोर्टिव मेडिसिन रखा है। फिर ये अवलेह जो है, वासावलेह, ये मोस्टली सूजन को कम करता है। तो ये 5 से 10 ग्राम, या तो गर्म पानी से या गर्म दूध से दिन में 1 बार या 2 बार दे दें, तो ये म्यूकस को पिघला के सूजन को कम कर देगा। जैसे च्यवनप्राश होता है ना, उसी तरीके से ये होगा। तो 5 से 10 ग्राम, एक सर्विंग क्या हुआ, आधा से 1 चम्मच करीब, ये बहुत हेल्प करेगा सूजन को कम करने। इसके अलावा कंटकारी अवलेह, ये दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो आप। ये 5 से 10 ग्राम गर्म पानी के साथ, ये सूखी खांसी किसी को है, अस्थमेटिक कंडीशन है, तो उसमें हेल्प करेगा। तो बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी और अस्थमेटिक कंडीशन सेम ही होती है। तो इनमें से कोई एक भी अगर आप दे दो तो भी चल जाएगा। हमने दो लिख दिए कि सीवियरिटी के हिसाब से दोनों भी बहुत सारे वैद्य देते हैं। महालक्ष्मी विलास रस जो है, ये टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है आपको। ये शहद के साथ 1 टैबलेट या तो क्रश करके ले लीजिए, या हल्के गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। ये जब बहुत सीवियरिटी, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको खांसी आ रही है, तो ये बहुत हेल्प करता है। जैसे जिसको आपने कुछ लोगों को देखा हो ना, बहुत खांसी आ रही है, खांसी, तो ये स्टेराइड जैसे तुरंत इफेक्ट करेगा और चीजें इजिली हेल्पफुल हो जाएंगी। तो ये महालक्ष्मी विलास रस जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा क्रॉनिक कंडीशन में। और त्रिभुवन कीर्ति रस जो है, ये भी आप अदरक के जूस के साथ दे सकते हो। ये अगर किसी को बुखार आ रहा है, सूजन है, या जो इन्फेक्शियस कंडीशंस होती है ना, अर्ली इन्फेक्शंस में, तो त्रिभुवन कीर्ति ट्रस्ट जो है ये बहुत मैजिकल इफेक्ट करता है। ये आप सर्दी जुकाम वाले ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हो। तो ये रहा एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। इसमें से एक दो दवाएं आप अपनी सुविधा के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, सीवियरिटी के हिसाब से, इसीलिए हमने सबका एक्शन भी लिख दिया यहाँ। और बेस्ट पार्ट जो है कि डोजेस सीवियरिटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि अगर कम सीवियर है तो 1 से 1.5 ग्राम भी ठीक है, ज्यादा सीवियर है तो 2.5 से 3 ग्राम भी ठीक है ना। जैसे यहाँ महालक्ष्मी विलास रस 1 टैबलेट दे रहे हो, बहुत जरूरत हुई तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार भी दे सकते हो। जैसे आप त्रिभुवन कीर्ति रस 1 टैबलेट दे रहे हो दिन में 1 बार, बहुत जरूरत हुई तो दिन में 2 बार भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आयुर्वेदिक अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन। सर, सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? सर, इसमें जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन बताया है ब्रोंकाइटिस का, तो उसके ऊपर भी जब वो दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन ब्रोंकाइटिस के लिए बताया आपने, दोनों एक ही है। अ, मतलब ये जो नीचे ये कंटकारी अवलेह है और ये है, तो सब साथ में देने हैं, जैसे ये चूर्ण और अवलेह? ये टोटल 6 दवाइयां जो दिख रही हैं आपको, जी ये सर। भाइयों एक ही प्रिस्क्रिप्शन है। इनमें से ओके। सिर्फ वंशावलेह और कंटकादि अवलेह जो है ये ऑप्शनल हो सकता है, और सीवीआरटी के हिसाब से दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन 6 दवाइयां एक ही दवाई, एक ही इलाज का ओके सर। है ना, कोई सर एक। कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये पूरा बट प्रिस्क्रिप्शन देने के पीछे रीजन ये था कि जब आप खुद इलाज करोगे, मानो किसी को दवाई एडवाइस करोगे, तो एक आध दवाई से कई बार होता है ना, उतना इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं आता। तो हमने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन दे दिया आपको कि देखो इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, जिस चीज की जरूरत होगी वो दे दीजिए।
नहीं, आप बोल रहे हो जिस चीज कंपनी, की जरूरत होगी, मतलब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है कि टोटल ये हमको प्रिस्क्रिप्शन देना है? ये वैसे तो ब्रोंकाइटिस का टोटल प्रिस्क्रिप्शन है, जी। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आता है तो हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। अब मानो कोई पेशेंट ऐसा है जिसको सूजन नहीं है या जिसको फीवर नहीं है, हम्म। प्रिवन कटीरस उसको देने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसको लो ग्रेड फीवर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। अब जैसे ये महालक्ष्मी विलास रस जो है, उस इंसान को देने की जरूरत है जो काफी टाइम से सफर कर रहा है। अब कोई आया कि मेरे को 2 महीने से खांसी आ रही है, तो क्या जरूरत है उसको महालक्ष्मी विलास रस देने की, मत दीजिए। अब कोई आया जैसे मानो जिसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वंसावले के साथ कंटकारी अवलेह भी दे दीजिए। तो कंटकारी अवलेह और वंसावलेह दोनों अगर साथ में दे देंगी तो उसकी सूजन भी कम हो जाएगी, सांस की तकलीफ भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आ रहा है जिसको सिर्फ सांस में थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, तो वंसावले से ही काम हो जाएगा आपका। तो जैसे आपको पेशेंट आएंगे ना, अब जैसे जी सर। किसी को सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं है, तो उसको शीतोत्पलादी क्यों दोगे आप? हम्म? अगर उसको और म्यूकस ज्यादा नहीं है तो क्यों दोगे? ड्राई कफ आ रहा है तो क्यों दोगे शीतोत्पलादी छोड़? जी सर सर। कंडीशन देख के देखना है कि क्या कंडीशन है उनकी, उसी हिसाब से देना है, क्योंकि ये बाद में आपने जो लिखा भी है ना। प्रिस्क्रिप्शन है, और और सर ये मतलब सभी लैंग क्योंकि जैसे हम तो गुजरात में रहते हैं, तो वहां पर भी सेम लैंग्वेज होती है इनकी मेडिसिन की, जैसे वही बोलते हैं, तेल तेल सादी चूर्ण ही बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज आपने पूछी। इस पे मैंने संडे क्लास में भी बोला था, फ्री क्लास में, कि जी। मैंने देखा कि कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो जी सर। दवाइयों के नाम पे बड़े अच्छे पैसे बनाते हैं। लाइक उनके पास जाओ तो एक बार की दवाई 2,500-3,000 रुपए की होती है। आइडली दवाई जो है वो 400-500 रुपए की है, लेकिन सर इसका तो मुझे बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। डॉक्टर बुलाते हैं कि आपको फ्री में चेक कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो उनका ही दुकान रहता है, उनके ही रिश्तेदार रहते हैं, और दवाई वहीं मिलेगी, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। मैं वही बता रहा हूँ, तो वही सर चीज दो दो समझाना चाह तीन रहा तीन हूँ। हजार और 4 हजार ऐसे एक बार में। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एलोपैथी में दवाइयाँ दो तरीके से मिलती हैं। एक दवाई होती है जर्निक मेडिसिन, लाइक पैरासिटामॉल जर्निक मेडिसिन है, ठीक है। डोलो 650 ब्रांडेड मेडिसिन है। तो अगर डॉक्टर ने डोलो 650 लिखा है तो फिर आपको डोलो खरीदनी पड़ती है। और डॉक्टर ने अगर पैरासिटामोल 650 लिख दिया है, तो किसी भी कंपनी की पैरासिटामोल ले लोगे, काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने क्लासिकल मेडिसिन के नाम लिखे हैं। ये भारत ही नहीं, विदेश में भी इनके नाम नहीं बदलेंगे। ओके सर। जो भी दवाइयाँ, दो तरीके से दवाइयाँ आती हैं। एक क्लासिकल मेडिसिन होती हैं, इनके नाम शाश्वत पुराने, इसीलिए आप देखो इनके नाम को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। तो ये पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनी हुई दवाइयाँ हैं, इनको क्लासिकल मेडिसिन बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन होती हैं, जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं, वो ये होती है कि मेरे को लगा कि मैं कुछ दवाई बना रहा हूँ, मैंने एक दवाई 3-4 चीजों को मिक्स करके बनाई और उसको अपने सारे साथी डॉक्टरों को दे दिया कि भाई तुम बेचो, 100 रुपए की तुम लो, 1,000 की तुम पेशेंट को टिका दो। ये होती है पेटेंट मेडिसिन। सो पेटेंट मेडिसिन जो होती है, जैसे आप जब कभी किसी केरला वाले सेंटर पे जाओगे, जैसे कोटक्कल वैद्यशाला या कोई ऐसे बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, तो उनको देखोगे उनके ब्रांड्स की दवा मिलेगी। जैसे पतंजलि है, पतंजलि में आप जब जाते हो तो पतंजलि की जितनी शास्त्रीय मेडिसिन है उसके लिए वैद्य बैठा है। बाकी पतंजलि की दवाएं कैसी बिकती हैं? बाबा जी वहां से चिल्लाते हैं कि ये वाली दवाई ले लो, इससे ये फायदा होगा, और सब वो वाली दवाई खरीद के ले आते हैं। तो क्लासिकल मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन, मैं पेटेंट मेडिसिन कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि ये जगह के हिसाब से अलग अलग बदलती रहती है। क्लासिकल मेडिसिन सेम है। तो क्लासिकल मेडिसिन, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप जब भी रेकमेंड करो, या तो वैद्यनाथ की करो, चरक की करो, दूध पापेश्वर की करो, अगर कोई ना मिले तो बाबा जी की करो। ठीक, बनाते सभी यही हैं। तो ये दवाएं हर मैन्युफैक्चरर के पास मिल जाएंगी इसी नाम से।
बस अंतर क्या होगा, एक सर वैद्यनाथ की, एक रिपीट चरक की, एक प्लीज, जर्गी। वैद्यनाथ और मतलब ये सर अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चार वैद्यनाथ बताएं। अच्छा मैन्युफैक्चरर है, वैद्यनाथ का ले लो। आप डाबर की दवाएं भी, कुछ दवाएं बहुत अच्छी हैं तो डाबर की ले हाँ सकते हो। सर, आप दूध गुजरात में पापड़, डाबर इजीली मिल जाता है, डाबर और वैद्यनाथ भी मिल वैद्यनाथ। जाएगा, डाबर भी मिल जाएगा, हाँ तो जिसकी भी दवाएं आपको ठीक लगे सर उसकी ले। और दो बताए थे आप। दूध पापेश्वर की मेडिसिन भी ठीक मेडिसिन है, हालांकि थोड़ी कॉस्टली होती हैं। सर फिर तो से ये बोलिए। दूध पापेश्वर, ये मतलब अभी छोटी कंपनी है, पर झंडू बड़ी अच्छी फार्मेसी है। झंडू की दवाएं आप ले सकते हो, अच्छी दवाएं हैं। तो किसी भी सर फार्मेसी की कर सकते हो, चरक है, सर, ये सन है। दूध पापेश्वर तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, हमारे इधर तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं है अभी गुजरात नहीं में नहीं तो। नहीं, ये उत्तर भारत का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अच्छी है। और बट सर ऑनलाइन ऑनलाइन भी आजकल इन चीजों को टाइप करो तो आ जाता है क्या? सब सब कुछ 1 mg में फिर सब तो कुछ कोई है, एरिया सब कुछ है। रिस्ट्रिक्शन रही नहीं गया ना कि आप इस एरिया में नहीं वो नहीं, तो ऑनलाइन मिल ही जाता है। ये दवाएं जो है क्लासिकल मेडिसिन है, कहीं भी मिल जाएंगी, क्लासिकल मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको पढ़ा भी इसीलिए रहा हूं जिससे आपका इलाज थोड़ा और प्रभावी हो जाए। तो जिनको नहीं देनी है मत दीजिएगा। ये देखिए एक नया नाम आ गया, संधू फार्मा, ऐसे बहुत सारे फार्मा हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यौगिक इलाज की, जो हमारा मेन तरीका होगा इलाज का। तो यौगिक इलाज जो होगा वो, जब बहुत सीवियरिटी है तब यौगिक इलाज ना के बराबर है। लेकिन जब सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलने लगेगा, तो सांस लेने और छोड़ने की एक्सरसाइजेज जो हमने अभी देखी थी, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने देखी थी, कि क्लैविकल ब्रीदिंग कर रहे हो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत कारगर है ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट। इसके अलावा जब थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगे, तो पवन मुक्त सीरीज बहुत कारगर है ब्रोंकाइटिस के इलाज में। क्योंकि जितना बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी, उतने लंग्स की कंडीशन इंप्रूव होती है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लो इंटेंसिटी की कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी, लाइक अगर जैसे आप पवन मुक्त सीरीज 3 कर रहे हो, उसमें ज्यादा डायनेमिक नहीं हो पा रहे हो, तो आप कुछ डायनेमिक एक्सरसाइजेज, और वैसे उसमें डायनेमिक एक्सरसाइजेज है लाइक चक्की चालन, स्पाइन ट्विस्ट, इन एक्सरसाइजेज की रिपीटेशन थोड़े बढ़ा सकते। तो लो इंटेंसिटी डायनेमिक एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगे। और जब ये चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएं, तो गोमुख आसन बड़ा अच्छा आसन है, ऊष्ट्रासन बड़ा अच्छा आसन है। जहां पे भी आप चेस्ट को ओपन कर रहे हो, ये बड़े अच्छे आसन हैं। तो अगर आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हो, वो तकिया लगा के, बहुत अच्छा है। अगर आप गोमुख आसन का अभ्यास करते हो, बड़ा अच्छा है। अगर आप चाहते हो ऊष्ट्रासन अच्छे से हो जाए शोल्डर ब्लेड को लॉक करके, तो बड़ा अच्छा आसन है। इस तरह के जो चेस्ट ओपनिंग आसनास हैं, ये बड़े इफेक्टिव होंगे लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। पैदल चलना, लाइट जॉगिंग बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता जाएगा, तो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो बढ़ता जाएगा। कुंजल एक बहुत अच्छा इलाज का ऑप्शन हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में। कुंजल, सर कुंजल करवाने से जैसे लंग्स पे प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, कुंजल इवन कफ को पिघला के बाहर निकाले। तो कुंजल एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इलाज का। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप भाप देते हो, जैसे हमने कल की क्लास में भी देखा था कि अगर आप यूकलिप्टस ऑयल का भाप दे रहे हो, तुलसी की भाप यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। साथ साथ अगर आप नाक में थोड़ा तेल डाल रहे हो, तो वो भी अणु तेल अच्छा है, अणु तेल डाल सकते हो। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी स्पीडी रिकवरी। सर मुझको कोविड में लंग्स में काफी तकलीफ हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझको वॉक के लिए कहा, तो 1 वीक में मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने स्पीडली वॉकिंग की थी 45 मिनट्स, तो 1 वीक में मेरा पूरा साफ हो गया था। रेस्पिरेटरी डिजीजेस में
लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज बहुत इफेक्टिव है। तो आपके पास अब ब्रोंकाइटिस को मैनेज करने का फुल प्रूफ तरीका है। ठीक, अगर आप सही तरीके से सिर्फ यौगिक मैनेजमेंट करोगे आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, तो आप आसानी से पेशेंट को इम्प्रूव कर ले जाओगे। और ये जो साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये ऐसी कंडीशन है जो बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है। ठीक, तो अगर ये तीन कंडीशंस आपने इंप्रूव करना सीख लिया तो आप समझ लो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए अब आपके सवाल लेते हैं, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज पे तो आप पूछिए। सर पता कैसे चलेगा कि जैसे एक्सरे आपने बताया कि एक्सरे में देख के हमें सूजन पता लगेगी, एक्सरे तो रिपोर्ट में नीचे हमें। लिखिएगा, लिखा रहेगा ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ठीक है सर। जब एक्सरे रिपोर्ट सर देखोगे आप तो उसमें नीचे लिखा रहेगा ब्रोंकाइटिस। सर कुंजन क्रिया वीकली कराना तो होगा लिखा या रहेगा, कैसे, लेकिन वो कितना या डे टू डे? कुंजल क्रिया जो है ये वीकली नहीं, पहले 7 दिन लगातार करना है सीवियरिटी के हिसाब से। 7 दिन लगातार करोगे तो बॉडी मैक्सिमम निकाल पाएगी टॉक्सिन्स। मैं वही कहता हूँ सिंपल कि हर रोज अगर बॉडी ने 1% भी निकाला तो 7-8 दिन में क्या होगा, 7-8% निकल जाएगा, तो आपको सिम्टोमेटिक राहत मिल जाएगी। फिर जब आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ दिक्कत है, तो इसको रोज ना करके अल्टरनेट डेज कर लो, लाइक आज किया कल नहीं किया परसों कर लिया। फिर थोड़े दिन अल्टरनेट करने के बाद 7-8-10 दिन अल्टरनेट किया, अब लगता है आपको कि नहीं मुझे थोड़ा और डिले करना है, तो 1 दिन करा, 2 दिन का ब्रेक दिया, फिर कर लिया। तो कुंजल ऐसी प्रक्रिया है जिसको थोड़े लंबे समय तक किया जा सकता है, बस खाने का ध्यान जरूर रखना है। तो जब भी कुंजल करें, तेल मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, बाहर की चीज नहीं खानी है, और कच्ची डेयरी चीजें प्रोडक्ट नहीं सर, खानी। डेयरी प्रोडक्ट? डेयरी प्रोडक्ट में दही के अलावा बाकी चीजें अच्छी नहीं है। तो डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप दूध लेते हैं, सुन लीजिए, हाँ दूध जी सर। लेते हैं तो उसमें जरूर आप हल्दी डालिएगा। ठीक, अदरवाइज दूध भी अच्छा नहीं है। बाकी दही तो वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जहर है, तो डेयरी प्रोडक्ट की गुंजाइश ही नहीं बची आपके पास। सर अदरक भी डाल सकते हैं दूध में, जैसे थोड़ा सा हल्दी और अदरक भी नहीं नहीं सर्दियों में? नहीं, दूध में हल्दी डालिए, अदरक का पानी उबाल के आप उससे गार्गल कर सकते हैं, उसको आप पी सकते हैं, अदरक का रस ले सकते हैं। दूध के साथ अदरक अच्छा नहीं है। डायरेक्ट वो फट जाता है दूध अदरक डालने। अगर और आप तो दूध आपने में अच्छे एक्सरे से का, गर्माहट ना हो और अदरक डाल दो तो दूध फट भी जाता है। बिल्कुल सही कहा मुझे जी। सर तो देखा होगा आपने। सर मेरा पता है सर, वो सर अगर वो मैंने क्या आपने एक्सरे, सर्दियों में एक दो बार यूज सर्दियों में मुझे हो गया था, तो ऐसा नहीं हुआ था, मुझे कोल्ड कफ हो गया था, तो मैं दूध में ऐसे ही हल्दी और थोड़ा सा अदरक डाल लेती हूँ। नहीं, दूध में अदरक मत डालिए। अदरक लेना है तो अदरक का प्रॉपर काढ़ा बना लो, तुलसी का जी काढ़ा सर। काढ़ी अच्छी चीज है। सर वो एक्सरे के लिए आप बोल रहे थे कि एक्सरे में लिखा रहता है, तो हाँ, उसमें ये भी मेंशन होता है क्या कि किस कंडीशन में, यानी कितना ज्यादा है या कम, कुछ ऐसा पर्टिकुलर देख के कि इतना खराब है या इतना इन्फेक्टेड है? ये तो पेशेंट को देख के ही पता चलेगा, उससे पूछ के पता चलेगा। अगर कोई कह रहा है कि हर साल होता है मुझे सीजन में, तो क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन सब क्रॉनिक है। कोई कह रहा है मुझे 4-6 महीने से लगातार खांसी आ रही है, तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। किसी ने कहा नहीं अभी मैं थोड़े दिन पहले स्कूटर से बाहर निकला था, ठंडी हवा लगी तब से खांसी आ रही, तो एक्यूट कंडीशन। सर इसमें एक हाँ, क्वेश्चन करूं, कि जैसे मेरे बेटे को ना बहुत जल्दी मतलब उसको कोल्ड हो जाता है या थोड़ा सा डस्ट हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम मतलब काफी जैसे कमजोर रहता है। तो सर उसका इवन हाथ भी ना सर्दी होनी शुरू हो जाएगी तो नीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बताया तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड रहता है। तो सर ये जो सर आपने मेडिसिन लिखी है ये मेडिसिन उसके उस केस में यूज हो सकती है क्या? नहीं, पहले पता कीजिए कि कारण क्या है। अगर नाक सच में ब्लॉक रहती होगी तो कल वाली दवाएं उसके काम की। सर मैं उसकी तो ना एक बार आपसे भी बात कराऊंगी क्योंकि मुझे उसका एक्चुअली ट्रीटमेंट करना ही है। वो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है वो।
बिल्कुल करा तो मैं सकती फिर हैं, मान एक लीजिए बारी अभी आपसे ही बात कराऊंगी सर उसकी, है ना? बिल्कुल करा सकती हैं। अभी ऑफिशियली मैं मतलब 10 से 12 तो होता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं टाइम पे कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। मैं इसमें रोज आ, पेशेंट देख रहा हूँ, आयुर्वेदिक पेशेंट, सिर्फ इसी सर वजह बी, से कि मैं बी, दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ देना चाहता हूँ। सर बीपी हाई हो अगर किसी को और साथ में ब्रोंकाइटिस हो तो कुंजल क्रिया करवानी चाहिए उनको? बीपी हाई हो तो नहीं। हाँ। बीपी के लिए तो हमने पहले कुंजल में बात की है ये चीजें। सर आपने ठीक है। बताया था कि 150 से ऊपर हो ब्लड प्रेशर तो नहीं कराना, नीचे हो तो आप करा सकते हैं। आप चाहे मेडिसिन से कम हो चाहे नॉर्मल कम हो, अगर कम है तो ही करना है मेडि अगर ज्यादा है तो 150 से ज्यादा में नहीं करना। और सर लो किसी बीपी को वालों को तो ठीक करवा सकते हैं ना? इसको जिनको लो बीपी रहता है। भाई, लो बीपी में भी हमने कहा था कि अगर बहुत ज्यादा लो बीपी है तो नहीं, अगर मतलब 100/70 से ज्यादा लो जा रहा है तो नहीं करना। लाइक किसी का बीपी 90 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो नहीं करना। सर जिसको कोविड के टाइम से लगातार खांसी और लंग्स इन्फेक्शन हुआ है उनको हम पहले लोग तो उनको 7 दिन कुंजल कराइए, और कुंजल के बाद अगर राहत नहीं मिलती तो फिर देखेंगे कि कारण क्या है। उनको लंबे टाइम से खांसी चल रही है। तो एक मेरी एक्सरे करा सिस्टर के इन देख लॉ लीजिए। खांसी किसी को भी है। लंबे समय से हो तो एक एक्सरे कराना तो बनता है। अगर ठीक है किसी सर। को भी 1 साल से ज्यादा पुरानी खांसी है, 4 महीने से ज्यादा पुरानी खांसी है, तो एक एक्सरे जरूर करा लीजिए। आप देखते हो 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी टीबी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीबी है, लेकिन हाँ, एक एक्सरे कराने से लंग्स के भीतर क्या चल रहा है वो समझ में आ जाए। सर वो ठीक है? कोविड के टाइम से वो बीमार है उस समय से ही, तो वो देखिए खांसी ना ठीक ही नहीं होती उनको। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार बहुत खांसने से हार्ट का साइज बढ़ जाता है, ये बाहर से देखने में नहीं समझ में आता। तो उस टाइम पे फिर कोई भी दवाई देना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज, आपने देखा होगा कि आज मैंने इन्वेस्टिगेशंस लिखे नहीं थे, स्पेशली बताया था कि देखिए इन्वेस्टिगेशन का सबसे श्योर तरीका एक्सरे है। तो अगर जहां आपको 1% भी डाउट लगे उनसे एक्सरे मांग सकते हो, एक्सरे देख सकते हो, पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या। जब तक एक्सरे नहीं देख रहे हो तब तक यौगिक मैनेजमेंट अच्छा है। दवाइयां भी इनिशियली दे सकते हो, ये दवाइयां सारी सेफ है, कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है इनका। तो दवाइयां भी दे सकते हो, लेकिन खाने का और सोने का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर किसी को भी ठीक कर रहे हैं तो खाना और सोना सबसे पहली जरूरत है, जिसको आपको इम्प्रूव करना होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर न्यूबुलाइज, ये जो ब्रोंकाइटिस में होता है, जैसे डॉक्टर्स न्यूबुलाइज करने के लिए बोल भी देते हैं कई बार, तो हाँ। स्टीम भी वही काम करती है जो न्यूबुलाइजर करता है? नहीं। नेबुलाइजेशन और स्टीम दोनों में जो अंतर है वो समझिए। नेबुलाइजेशन की जो मेडिसिन होती है वो होती है ब्रोंको डायलेटर। तो जनरली आप देखोगे या तो आस्थलीन से ब्रोंकाइटिस में आपको नेबुलाइजेशन करना होता है, या बूटाकार्ड से करना होता है, या लेवोलिन बहुत कॉमन अभी आजकल यूज की जा रही है। सो लेवोलिन, ब्यूटाकार्ड या आस्थलिन, ये 3 चीजें नेबुलाइजेशन में ब्रोंकाइटिस में बहुत कॉमनली यूज होती है। आस्थलिन प्योर ब्रोंकोडायलेटर है, तो अगर इन्फेक्शियस कंडीशन होगी तो आस्थलिन से नेबुलाइजेशन किया जाता है। अगर खांसी ज्यादा आ रही है तो बूटाकार्ड से नेबुलाइजेशन, अच्छा नेबुलाइजेशन है, खांसी में जल्दी राहत होगी। और अगर किसी को मानिए वीजिंग साउंड बहुत आ रहा, सांस बहुत फूल रही है, तो लेवलिन बहुत हेल्प करती है। ठीक है? तो अब ये समझिए कि ये तीनों में से कोई भी चीज से अगर आप नेबुलाइज कर रहे हो और आप पानी की भाप दे रहे हो, तो पानी की भाप क्या करेगा, सिर्फ क्लियर करेगा रास्ता, फैलाएगा नहीं। तो इसी तरीके से आप समझो कि 2 तरह की दवाएं होती है। एक दवा होती खून को पतला कर देती है, एक दवा होती वेसल्स को चौड़ा कर देती है। तो एक होती है वेसोडाइलेटर। इसी तरीके से ये क्या होती है, ये होती है आपका एयर पैसेज को डायलेट कर देती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। तो नेबुलाइजेशन ब्रोंकोडायलेटर से सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, ये इलाज नहीं है।
सर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत गर्म भी खाना खाने के लिए मना करते हैं, गर्म आवाज बहुत कम आ गर्म। रही है आपकी, थोड़ा तेज बोली ना please। सर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत गर्म भी खाने के लिए मना करते हैं। ताजा खाना खाना है, बहुत गर्म तो कभी किसी को नहीं खाना। बहुत गर्म खाना आपके पित्त को बिगाड़ सकता है। तो जो लोग बहुत गरम गरम खाना खाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी चीज किसी के लिए नहीं है। और जो बहुत ठंडा खाना खाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें पित्त को बिगाड़ती है। और जब किसी का पित्त बिगड़ेगा तो वात बढ़ेगा, और वात जो है वो इरिटेशन बहुत जल्दी लाती है। कफ बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो गर्म सर खाना ठंड बहुत ज्यादा, बहुत ठंडा खाना दोनों अच्छा नहीं। हाँ, जैसे अब सर गरम गरम फुलके आ रहे हैं तो खा सकते हो आप, ये बुरी बात नहीं है कि आपके पास ठंडी सब्जी है, गरम गरम रोटियां आराम से खा सकते हो। सर ठंडा खाना पित्त को कैसे बढ़ाएगा? ठंडा खाना पित्त को नहीं, खराब करेगा, डाइजेस्टिव फायर को वीकेंड करेगा, ओके। है ना। तो जब भी आप कोई ठंडी चीज खाते हो, आपके स्टमक में जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। तो सिंपली ये समझो कि एक तरफ आपने चाय रखी है और दूसरी तरफ आपने कोल्ड ड्रिंक रखी है। चाय और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ मिला दोगे तो क्या होगा? हम्म। ना गर्म बचेगा ना ठंडा बचेगा। तो सर पर आपको खाते हैं तो वो मुंह में गरम पहले तो मुंह में जाता है और उसको इतनी देर चबाते हैं तो उसका टेम्परेचर तो कम गरम हो गरम ही खाना, जाता है। गरम खाना कौन चबाता है? थोड़ा मुझे दिखाइए किसी की शक्ल जो गरम खाना चबा सकता है। गरम खाना कभी चबाया नहीं जा सकता। गरम खाना सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में निगला जाता है। वैसे तो कम ही करते हैं ना। गरम खाना कभी चबाया नहीं जा सकता, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। सर सर अगर थ्रोट गर्म खाने से यहाँ। सर थ्रोट इन्फेक्शन और म्यूकस में मेरे हस्बैंड को बहुत होता है, जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो उनको शीतोप्लाजा चूर्ण और शहद के साथ दे सकते हैं ना? सबसे अच्छा है थ्रोट इन्फेक्शन में नमक का गरारा। तो वो तो करते हैं, लेकिन सर हर थोड़े दिन में हो जाता है उनका, वैसे ठीक होंगे फिर हो जाएगा, ठीक होंगे फिर हो जाता है। ठीक है, तो शीतोत्प्लाजी चूर्ण उनको शहद के साथ थोड़े दिन दे दीजिए, इससे उनको राहत मिलेगी। ठीक है। इसके थ्रोट साथ साथ इन्फेक्शन चाहे बहुत तो रहता है उनको। कंकड़ भस्म दे दीजिएगा, उससे भी जल्दी राहत सर मिलती है। कंकड़ भस्म। हाँ, कंकड़ भस्म, शीतोत्प्लाजी चूर्ण, ये दोनों चीजें दे दीजिएगा, इससे थोड़ी जल्दी राहत हो जाएगी। सर बहुत गर्म पीने से अगर यहाँ पे ऐसे अंदर कुछ जलन जैसा फील होता है, वो क्यों होता है? एसिडिटी की वजह से, जैसे ही गर्म डालते हैं ना एसिड रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि सर आप एक क्वेश्चन ये है कि सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कोई सीवियर पेशेंट आ रहा है और वो साथ में एलोपैथिक भी दवाइयां ले रहा है, तो ले उसको ये सकते वाली भी दवाई हैं, दे सकते बिल्कुल हैं? आराम से ले सकता है। आपको ये जो दवाएं मैंने बताई है ना, एक भी दवा ऐसी नहीं है जो बहुत बड़ा कुछ साइड इफेक्ट कर रही है। मैं बहुत चुन चुन के दवाएं आपके लिए लिख रहा हूँ, एक भी दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट हो। सर ये मीन कंकड़ बस साथ में आपने दोनों कहीं चल सकती लिखवाया हैं, है क्या? इसको साथ में ले लें? क्या कह रहे हैं? सर कंकड़ बस आपने पहले प्रिस्क्रिप्शन में लिखवाया है? हम्म। नहीं, वो कभी मैंने लिख। उनकी हमने थ्रोट इन्फेक्शन पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन में योग का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रोल नहीं था। तो थ्रोट इन्फेक्शन हमने पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप शीतोत्पाद चूर्ण के साथ कनकल भस्म दे दीजिए। सर एक सर जैसे मेरा भी क्वेश्चन है। सर जैसे क्या होता है कि जैसे सर्दी जुकाम होने वाला तो गले में खिंच या छींके आना, मतलब गले में दर्द होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है, मतलब हाँ, ये एक ये सिम्टम ये होता है तो। ये सर्दी का लक्षण है, इसको कॉमन कोल्ड कोराइजा बोलते हैं। ये वेदर इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि 5-7 दिन तक वेट करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। सर मोस्टली सर्दी का फील होता है बच्चों को और तुरंत ये डॉक्टर बोलते हैं कि ये रेड हो गया, रेड हो गया, और फिर फीवर आता है। उस समय क्या करें, वो होता ही है वो। भाई देखिए, थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा। ठीक है, एलोपैथी में आपको वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए या तो एमॉक्सिसिलिन क्लॉक्सासिलिन देंगे, या फिर हो सकता है आपको कोई दूसरा वो
सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स दे दे, क्लेविटम दे दे या फिर सेफोट्रैक्सिन दे दे, तो एंटीबायोटिक्स सर को जैतरीन वगैरह भी दे सकते सर हैं। सर जी हम क्या प्रेफर कर सकते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि एंटीबायोटिक की जरूरत हो तो एंटीबायोटिक पे जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत खुले मन से एलोपैथी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ने पे एलोपैथी बहुत काम आती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5-7 दिन तक आप आराम से बच्चे को ठीक करोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपली उसको थोड़ा सा काढ़ा पिलाओ। और एक बहुत अच्छी मेडिसिन है डाबर की, डाबर हनीटस, ये पेटेंट है। डाबर हनीटस कफ सिरप आता है, 5 ml मेडिसिन 5 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके, गर्म पानी के साथ डाइल्यूट कीजिएगा और दिन में 2 से 3 बार पिलाइए। 5 से 7 दिन लगेंगे, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे कफ वाली या सूखी? उन्होंने स्पेशली कहा थ्रोट पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब मैंने कहा सर क्योंकि बच्चे बड़े हों तभी भी 5 ml, मतलब ऐसे नहीं, बड़े? तब 10 ml। अगर बच्चे आपके 14 साल से बने तो 10 ml। सर बड़े हैं। हाँ, तो 10 ml। सर सर खांसी के डोज लिए तो बताइए, मेडिसिन पे चाहे लिखी कोल्ड रहती है ना। कफ वाली हो या सूखी खांसी, कितने दिन के बाद सीरियस लेना चाहिए सर खांसी को? भाई खांसी के बहुत कारण है, प्लीज ऐसे ऐसे जनरलाइज क्वेश्चन मत पूछिए। हाँ सर, कुछ भी चिकना खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं तो भी खांसी हो जाती है नॉर्मल। खांसी के बहुत कारण होते हैं, तो इसलिए खांसी को इतना जनरलाइज मत ले लीजिए। कुछ इन्फेक्शियस खांसी होती है, उस खांसी के लिए मैंने बताया, पर खांसी होने के बहुत कारण है। ठीक, हाँ सर, घर तो में होती रहती कारण है को ना जल्दी समझिए, जल्दी उसके बच्चों बाद को। उसका इलाज करेंगे तो बेस्ट होगा। पर ये जो मैंने अभी आपको डाबर हनीटस बोली है, ये नॉन अल्कोहलिक खांसी का फॉर्मूला है, तो ये थोड़े लंबे समय तक ली जा सकती है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है। तो छोटी मोटी खांसी उसी हो तो आप हनी टेस्ट पे ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हनी टेस्ट 4 से 6 दिन के बाद असरकारक नहीं है, तो प्लीज इसको डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा ना। मेरी बातें सर गौर से सुना करिए, मैं जब बोलता हूँ ना, तो मैं ये नहीं बोलता कभी भी आंख मूंद के कि नहीं यही पक्की दवा है। मेडिसिनल मेडिसिनल मैनेजमेंट जो होता है ना, इसमें कुछ कुछ भी पक्का नहीं होता। ये सर कफ बहुत। सिरप से नींद क्यों आती है? कफ सिरप में बताया एल, ना, एल, अल्कोहलिक एल्कोहल, हाँ। अल्कोहलिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, या फिर एंटी एलर्जिक की वजह से भी होता है। जैसे क्लोरफेनरामिन मैलिएट है, ये ड्राउजीनेस लाता है, सेट्रिजिन है, ये ड्राउजीनेस लाता है। तो जो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन उसमें होती हैं, ये आपको नींद और आलस सुस्ती लेके आती है। तो उसके लिए बेहतर सब्स्टिट्यूट आपको डाबर हनीटस है। वैसे तो कई सारे ब्रांड्स हैं, टॉरेक्स का एक कफ सिरप है, वो भी बड़ा अच्छा है, नॉन ड्रगनेस फॉर्मूला वाला। मूता एक यूनानी मेडिसिन है, वो भी कूका करके यूनानी कूका मेडिसिन, कफ सिरप है, कूका वो कफ भी बड़ा सिरप। अच्छा नॉन ड्रगनेस फॉर्मूला है। तो आप इन कफ सिरप्स को 5 से 6 दिन ट्राई करके देखो। अगर राहत नहीं मिल रही तो फिर आप जरूर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइएगा। सर आयुर्वेदिक में श्वासाहारी भी एक आता है कफ सिरप। मांसाहारी, ये बाबा जी वाली, ये स्पेशली जिनको कंजेशन वगैरह है उनके लिए बहुत अच्छी है। मांसाहारी दी जा सकती है, बुराई नहीं है। जब किसी को बहुत ज्यादा सांस फूल रही हो और खांसी ज्यादा आ रही हो, स्पेशली अस्थमेटिक या ब्रोंकाइटिस की खांसी हो, तो भी श्वासाहारी अच्छी दवा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जी। मेरे को जैसे प्रेगनेंसी के बाद है ना, लेफ्ट साइड गले में ही सिर्फ कफ रहता है और सूखा कफ आता है, खांसी लगातार बनी रहती है। प्रेगनेंसी के बाद से? हाँ जी। अब जैसे मेरी बेटी 14 साल की हुई है तो जब से ये प्रॉब्लम है लगातार, सिर्फ लेफ्ट साइड होता है गले में। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि 14 दिन लगातार गले पे लपेट बांधिए, ठीक है। हाँ और जी। लपेट कैसे बांधनी है? पहले एक कॉटन का कपड़ा गीला करके स्क्वीज करके गले में बांधा, फिर एक वूलन कपड़ा बांध दिया और 40 मिनट तक रहने दीजिएगा। तो ये गले में लपेट बांधिए। और साथ साथ आप थोड़े दिन जो है ना, एक बार लपेट बांध लीजिए, फिर देखते हैं कि ये अगर कुछ होगा तो वो पिघल जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन या कुछ वहां डेवलपमेंट होगी तो पिघल जाएगा। अगर 14 दिन बाद लपेट बांधने के बाद राहत नहीं मिलती,
तो एक बार थोड़ा सा ना ईएनटी वाले को किसी को दिखा लीजिएगा कुछ। सर कुछ नहीं आया, मैंने सबको दिखा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, ईएनटी वाले को भी दिखा लिया, चेस्ट वाले को भी। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, क्लियर आती हैं सारी रेखा जी, रिपोर्ट्स। जब आप हमारे साथ कंसल्टेशन ले रही थी तो हमें क्यों नहीं बताया आपने? हम सर मैंने आपको ये आपको बताया था, मेरी पूरी लेफ्ट साइड बॉडी पेन करती है, लेकिन लेफ्ट साइड गला भी मेरा ना प्रॉब्लम करता है काफी। हमने तो आपको इसीलिए सप्लीमेंट लेने की सलाह दी थी। हाँ आप सप्लीमेंट तो मैं ले रही हूँ सर, लेकिन लेफ्ट साइड गला है ना ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब जैसे इन दिनों में शेक वगैरह ले लेती हूँ, पर मैं लेती नॉर्मल हूँ, लेकिन जैसे अब धूल उड़ती है ना तो उस टाइम पे ज्यादा हो जाता है। चलिए, इसके लिए आप एक बार मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट ना फिर से भेज दीजिएगा, और अच्छा देखते हैं ये कुछ इन्फेक्शन अगर होगा तो मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है सर। एक आपने मैंने रिपोर्ट भेजी थी सर, आप उसका बता दीजिए। जी। क्लास खत्म होने के बाद देख लेते, क्लास वैसे खत्म अच्छा हो ही गई है, देख ही हाँ लेते। जी। सर टॉन्सिल्स का और बता दीजिए सर, अगर किसी को टॉन्सिल्स हो जाए तो क्या करना चाहिए? गरारे करना सबसे अच्छा है। टॉन्सिलाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है गरारे करने से। सर ये छोटे सर बच्चों को ज्यादा होता है सर ये? हाँ, किसी को भी हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, गरारे करना बहुत अच्छा है। ये अपने आप ठीक हो जाता है गरारे करने से। सर इस बार तो लेकिन जिसको भी हुआ ना, 2-3 लोगों का केस आया है कि बहुत ही सीवियर पेन और बहुत ही ज्यादा फीवर इसमें रहा लोगों को। तो फिर तो किसी डॉक्टर इन्फेक्शन से को मिलिए, कारण समझिए। हाँ जी। सर मेरे बेटे को भी काफी टॉन्सिल्स होते थे, तो हमने उसको बार बार, पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो फिर हमने उसको एक सेप्टेलिन करके एक आयुर्वेदिक दवाई आती है, उसको काफी मंथ वो दी, तो उसके फिर थोड़ा अच्छा रहने लग गया, बाद में नहीं हुए फिर बाद में, इम्यूनिटी बूस्ट हो सिरप गई होता है? उसकी। सिरप सेप्टेलिन होता है? क्या होता है ये, सिरप होता है क्या? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक सिरप है, सर को पता होगा, सर ज्यादा जानते होंगे। सेप्टेलिन करके होती है। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले आपको जरूरत है किसी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, हर चीज में दवाई ऐसे मत घुसाइए, पहले एक बार पता कर लीजिए क्या है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है कि डॉक्टर हमेशा जब हम लपेट करते हैं तो उसके ऊपर वूलन कपड़ा क्यों लपेटा जाता है? जैसे पहले गीला कपड़ा फिर उसके ऊपर वूलन कपड़ा, उसका क्या रीजन है? ये रिपोर्ट ताकि वो, देख रहे हैं, ढूंढ रहा सर हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि वो वूलन कपड़े की वजह ईशा से जो, ईशा जी, एक बार फिर से भेज दीजिए, मुझे लग रहा है बहुत नीचे चली गई, दिख ही नहीं रही आपकी रिपोर्ट। तो एक बार फिर से मुझे भेज दीजिए। हाँ ओके सर, अभी भेज। जी। साधना जी, गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा क्यों लपेटते हैं ये समझ लीजिए। पहले जो गीला कपड़ा लपेटते हैं उसको हम अच्छे तरह से पानी निचोड़ देते हैं, जिससे वो पहले टेम्परेचर को रेगुलेट करे, फिर ऊपर से जब गर्माहट देते हैं तो ये अंदर तक गर्मी बने, जिससे खून की नसें चौड़ी हो सके। तो ये गीली लपेट जो है ये गर्माहट देने का तरीका है। अगर ये नीचे गीला कपड़ा नहीं होगा तो पसीना आने लगेगा, तो इसलिए नीचे गीला कपड़ा पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, उसमें पानी नहीं रह जाना चाहिए। पूरी तरह से निचोड़ के फिर उसको बांधते हैं वुलन कपड़े के साथ, जिससे पसीना ना आए, अंदर गर्मी रहे। क्योंकि सर मैंने अगर भेज दी, ग्रुप में भी डाल दी और आपके पास भी। कोई भी एक जगह डाल दीजिए। हाँ, ये तो रश्मि कुमार है। जी सर, मैंने भी एक रिपोर्ट अभी जस्ट सेंड किया सर, आज ही एक स्टूडेंट का ये सर जो रिपोर्ट है। मैंने भेजी है वो रेनू के नाम से है, रीनू के नाम से। जी जी, देखिए मैंने, राइट फेलोपियन ट्यूब नॉट विजुअलाइज्ड। ये सर्जरी के लिए बोला इनको। हाँ जी सर। चलो, तो सर्जरी अगर नहीं कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदा फिजिशियन के यहाँ जाके थोड़े दिन उत्तर बस्ती करा लीजिए। सर इनको सिस्ट भी है यूट्रस में, थोड़े 4 mm की बता रहे हैं। नहीं, वैसे यूट्राइन कैविटी जो है वो ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा सर।
सर किसी भी प्रकार के नोजल इन्फेक्शन में कुंजन क्रिया करा सकते हैं? क्या कह रहे हैं? किसी भी प्रकार के मतलब किसी नोजल इन्फेक्शन हुआ है तो सर कुंजन क्रिया करा सकते हैं? कल भी मैंने पूछा, वो बताया था, और आज सर भी मेरा कल बताऊंगा। नेटवर्क इशू हो रहा था, बार बार लेफ्ट हो रही थी। नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज अगर इधर उधर भटकाएंगे, आप सबके लिए, मतलब स्पेशली सीमा जी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अगर हम ब्रोंकाइटिस पे जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना अच्छा ब्रोंकाइटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर हम इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो ब्रोंकाइटिस रह जाएगा और सब कुछ कचरा हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर हर बीमारी जो योग और आयुर्वेद के माध्यम से ठीक होगी उसको हम जरूर लेंगे इस लिस्ट में। और जो चीज नहीं ठीक हो रही या जिसको हम नहीं ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई कारण उस बीमारी को लेने का नहीं है। तो इसके लिए अगर आप किसी अच्छे चिकित्सक से मिलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं हर बीमारी का दवाई आपको यहाँ बता दूं वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं उन्हीं बीमारियों की दवाइयाँ निकाल के ला रहा हूँ जहाँ योग जो है प्राइमरली हेल्प कर रहा है। सपोर्टिव रोल पे आप क्या दे सकते हो। तो ये जो दवाएं आप दे रहे हो ये ठीक करे, योग के साथ ही ठीक करेगी, लाइफस्टाइल के साथ ही ठीक करेगी। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब्जेक्टिव रहेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। जी सर। सर इनको फिर क्या एडवाइस देनी है? बस यही बोला जो उत्तर बस्ती आपने। बोला ना, इनको बोला ना कुछ दिन उत्तर बस्ती करा लें। उत्तर बस्ती? हाँ जी, हाँ जी। बस और कुछ नहीं सर? उत्तर बस्ती क्या होता है पता है आपको? नहीं सर, मैंने नाम पहली बार ही सुना है। एक्चुअली जो साल्पिंगोग्राफी हुई है ना, हाँ जी। ठीक इसी तरीके से उत्तर बस्ती होती है। ओके। साल्पिंगोग्राफी में जो है एक डाई डाली गई थी और एक्सरे किया गया। इसमें उत्तर बस्ती में मेडिकेटेड घी या ऑयल डाला जाएगा जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके उसको धीरे धीरे खोलेगा। ओके सर। ठीक। यूट्रस में नीचे से? हाँ हाँ, वेजाइनल पैसेज से इंसर्ट किया हाँ जाएगा जी हाँ जी। और वो कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं जाके, होती सर उसमें फिर? होनी तो नहीं चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ना इसलिए। नहीं नहीं, समझ में। अच्छा। उत्तर बस्ती चलो। ये बड़ा अच्छा तरीका है यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करने का, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को इम्प्रूव करने का, ये बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन ये तभी कारगर है जब पार्शियल ब्लॉकेज हो, जैसे आपकी कंडीशन है, इसमें काम आएगा हम्म, ये। अच्छा। ठीक है सर सर। ये प्राकृतिक चिकित्सा में थैंक आता यू। है सर? जी। सर ये प्राकृतिक चिकित्सा में आता है नहीं जो आप नहीं, ये बता रहे हैं? आयुर्वेद की चिकित्सा है। अच्छा, आयुर्वेदिक का। चलिए तो फिर हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करें। निशा जी आप सीमा जी आप बोल दीजिए, कुछ पूछ रही थी आप। हताश ना हो, कल से प्लीज इस चीज का फॉलो कीजिएगा। सर मैंने नोजल इन्फेक्शन में कुंजन क्रिया के लिए पूछा था। नेजल इन्फेक्शन पे? जी। सो नेजल इन्फेक्शन अगर किसी को है तो कल भी हमने बात की थी कि भाई उसको पहले नेती कराओ फिर कुंजल कराओ, तो जो कुछ भी बलगम है वो सब बाहर आएगा। जी सर। कल भी हमने बात की थी कि 7 दिन तक तो कम से कम लगातार कराओ उसको। कारण कुछ भी हो चाहे सर इन्फेक्शन का? ये कारण कैसे कुछ भी होगा तो भाई, कारण तो वही होगा ना, या तो बैक्टीरिया होंगे या वायरस होगा या फंगस होगा। कल हमने पढ़ा तो था। हाँ जी। कल हमने पढ़ा था कि नेजल इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल होंगे या तो वायरल होंगे, सम टाइम रेयर फंगल भी होंगे। तो तीनों में अपने अपने सिम्टम्स भी पढ़े थे कि क्या क्या दिखेगा अगर बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है। जी सर। और सर ये ब्रोंकाइटिस में जैसे मेरे जेठ के बेटे को होया था सर ब्रोंकाइटिस का, तो लंबा इलाज चला, डॉक्टर इलाज कराया था उसने। तो मैंने तो उसको सूर्य भेदी ये करने के लिए बोला था कि ये करना। अब तो ठीक है, उसको डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करा दिए थे लेकिन उसके डॉक्टर मैं भी ने तो सर। मैं भी तो कह रहा हूँ डेयरी प्रोडक्ट नहीं अच्छा है भाई। मैंने कहा कि अच्छा है। मैंने कहा सर आपने दही के लिए कर्ड मना से किया। दही। मैंने कहा दूध दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिए। हाँ जी जी सर, हाँ हाँ, दूध में हल्दी बताया था। हाँ, बोल सर। ठीक है। चलो, आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक
थैंक यू थैंक सर। यू सर।